अग्निमीळ्पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। ये ठीक तरीका क्या है? बच्चों को जरा विस्तार से बताओ सुबोध। हवन कुंड का आकार शास्त्र के अनुसार हो, समय उचित हो और सामग्री शुद्ध हो। अब मामा जी, ये शुद्ध सामग्री से क्या मतलब है? शुद्ध सामग्री से मतलब है कि लकड़ी में कीड़ा ना लगा हो, पतली हो और जलने पर कोयला ना बने, सीधे राख बन जाए। घी को गर्म करके और छान के उसमें सुगंधित पदार्थ मिला लेने चाहिए। उसी तरह से सामग्री में तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, नीम की निम्बोली, खूबकला और जायफल आदि औषधियों वाली चीज़ों को मिला लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को शामिल करने से पहले इन्हें धो छान कर शुद्ध कर लेना चाहिए। मामा जी, आपके अनुसार कौन सी लकड़ी ठीक है और क्यों? आम, ढाक, पलाश, चंदन, देवदार और साल की लकड़ी उपयुक्त मानी गई हैं। इन सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। हवन सामग्री में क्या क्या पदार्थ डालने चाहिए? हवन सामग्री में 4 प्रकार की चीज़ें डालनी चाहिए: सुगंध पैदा करने वाली, पुष्टिकारक, मीठी चीज़ें और औषधियाँ। सुबोध, हवन के करने का सही समय कौन सा होता है, ये भी तो बताओ। हवन करने का सबसे अच्छा समय सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले का होता है। ऐसा क्यों? किसी को दिन में टाइम ना मिले तो? सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और हवन में जो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वह दिन में पेड़ पौधों द्वारा सोख ली जाती है। इसलिए हवन सूरज के रहते ही करना चाहिए। फिर भी इतना सारा देसी घी, मेवे, मिठाइयाँ, औषधियाँ हम जलाकर वेस्ट करते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम ये सब सामान किसी को खाने के लिए दे दें। साइंस भी कहता है कि मैटर कभी नष्ट नहीं होता और अग्नि में डाली हुई चीज़ें अपने अणुओं में बढ़कर वायुमंडल में फैल जाती हैं और दूर दूर तक फैलकर दुर्गंध को नष्ट करती हैं। अब खिलाने पिलाने से तो एक ही आदमी का भला होगा ना, और उतनी ही सामग्री में हवन के माध्यम से असंख्य जीवों का उपकार होगा। लेकिन केसर और इत्यादि चीजें भी तो घर में रखने से घर सुगंधित हो सकता है ना पिताजी? हाँ, हो तो सकता है बेटा। तो फिर इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों सुबोध? इसलिए कि इत्र की खुशबू में वो ताकत नहीं जो घर की दूषित हवा को बाहर निकाल सके। उसमें वो भेदक शक्ति नहीं जो हवन की अग्नि से पैदा होती है। लेकिन ये काम तो मंत्रों का शोर किए बिना भी किया जा सकता है, मन ही मन ईश्वर को याद करके। वैसे भी हम धर्म के नाम पर बहुत प्रदूषण फैलाए करते हैं। मंत्र याद हो जाने से शास्त्रों का संरक्षण होता है, और जब मनुष्य मंत्र बोल रहा होता है तो वह ईश्वर के और नज़दीक होता है। अवश्य ही हर स्थान पर लाउड स्पीकर लगाना जरूरी नहीं है। मामा जी, हवन से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हवन की सामग्री के जलने से जो गैसें पैदा होती हैं, उनमें कीटाणुओं को मारने की ताकत होती है। वैज्ञानिकों का मत है कि घी को जलाने से कीटाणु मरते हैं। जलती हुई शक्कर में वायु को शुद्ध करने की ताकत होती है, और सूखे मेवों के धुओं में टाइफाइड के जीवाणु जीवित नहीं रहते। क्या किसी वैज्ञानिक ने भी इन बातों को माना है? क्यों नहीं। 1895 में चेन्नई के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग ने कहा था कि घी और चावल में केसर मिलाकर आग में डालने से प्लेग के रोग से बचा जा सकता है, और उन्होंने वहां खुद बड़ी संख्या में हवन कराए। सूरत शहर में भी बाढ़ के बाद भारी संख्या में हवन कराए गए, और बाढ़ के बाद एक भी महामारी का केस नहीं मिला। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हॉपकिंस ने भी हवन करना लाभदायक कहा है। इतना ही नहीं, आज हवन का भारत सहित अनेक देशों में एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग हो रहा है। मुंबई के डॉक्टर तारा सिंह हवन के माध्यम से अनेक रोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। यज्ञ की पद्धति है ये, जो हम औषधियों को हाई पोटेंसी की गैस तैयार करके तेज ज्वाला में औषधियों को हम डालते हैं। उसमें बड़ी श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों के साथ में हम पढ़ के वेद मंत्रों के साथ में उनकी आहुति देते हैं। उसके बाद में जो गैस बनती है उसमें तीव्र गैस, और वो गैस के पास में हम रोगी को बिठाते हैं, और उसके बाद में प्राणायाम भी करवाते हैं। तो उनके जो सूक्ष्म परमाणु हैं श्वास के द्वारा लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जा करके वायु सेल्स, वायु जो कोष होते हैं उनमें जा करके जमा हुआ विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स या कफ वगैरह जमा हुआ है वो लिक्विड वेस्ट में पिघलता है, और वहाँ से फिर ये पूरा सफाई कफ के द्वारा
पसीने के द्वारा ये इस तरह टूट फूट जो है हमारे शरीर में से बाहर निकलती रहती है। मेरे कमर में बहुत दर्द था। हमने ऑपरेशन का तैयारी तो कर दिया, मगर लास्ट में जो पेज में जब साइन करने के लिए मेरे बच्चे लोग ने देखा तो वहाँ पे लिखा था कि हम इसका चलने का गारंटी नहीं दे रहे। और यहाँ आने के बाद मैं 16 दिन में खुद ब खुद चली गई। कमज़ोरी बहुत थी ज़्यादा। 5-6 महीने के बाद में हमें पता चला कि ये चल नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ सीधी लेटी रहती थी। यहाँ पे आने में इसको बैठने भी हो गया और आजकल चलने की भी कोशिश कर रही है और घर में वॉकर है, वॉकर से भी चलने लग गई है अभी तो। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं रोती थी कि शायद इनको आने तक मैं हूँ या नहीं हूँ। 3 महीने में इधर आई तो मैं अपना बीमारी ही भूल गई थी। 3 महीने बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल में वापस गई तो डॉक्टर ने मेरा ECG देखा तो ECG पकड़ के वो खड़े हो गए। बोलते ये आपका नहीं है, चेंज हो गया होगा शायद। तो डॉक्टर ने बोला अभी आप दवाई बंद कर दीजिए, अब आप एकदम स्वस्थ हैं। आपका जो ECG है और एक्सरे सारा टेस्ट दोबारा कराया उन्होंने, सब नॉर्मल था और मैं दोबारा मेरी ज़िंदगी मुझे मिली। मैं 1999 में अगस्त में मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। यहाँ आने के बाद में 3-4 महीने में मुझे इतना फ़ायदा हो गया कि मैं उठने बैठने लग गया नीचे ज़मीन से। अरे वाह, ये तो वाकई में आश्चर्यजनक है।